So let's start our second unit, that is the spectra of alkali atoms. So alkali atoms means there is a lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. ये सारे alkali metals हैं. इस चीज को लिख लो कि alkali atoms वो atoms हैं, the atoms for those the valence electron is 1. कि ऐसे atoms जिनके लिए valence electron 1 होगा. जैसे लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. ऐसे ही रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, ये सारे वो एटम्स हैं जिनके पास आउटर वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके पास इनर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हाइड्रोजन एटम इज आल्सो सिमिलर लाइक दिस. हाइड्रोजन एटम भी एक ऐसा एटम है जिसके पास सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके अंदर कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है. इट इज द वन एंड ओनली वन इलेक्ट्रॉन. So how the spectra of the alkali atom is different from that of the hydrogen atom? अगर हमें alkali atoms का स्पेक्ट्रा स्टडी करना है तो हमें पहले हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की क्लियर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जो भी हमने फर्स्ट यूनिट में पूरी कंप्लीट नहीं की. फर्स्ट यूनिट में सिर्फ हमने उन चीजों के बारे में स्टडी किया कि स्पेक्ट्रम क्या होगा, हाइड्रोजन लाइक लाइमन, बार्मर, पास्टन, ड्रैकेट एंड पीवन सेल्स. फिर हमने किया कि ड्रॉबैक्स कौन कौन सी होंगी बोहर की, फिर उन ड्रॉबैक्स को करेक्ट कैसे करना है. तो वैसे ही कुछ करेक्शंस वहां चलेंगी इस सेकंड यूनिट में भी. तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द वेक्टर मॉडल ऑफ एटम. द फर्स्ट आर्टिकल इज द वेक्टर मॉडल ऑफ एटम. आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कुछ और है, लेकिन वो आर्टिकल तभी समझ लगेगा अगर हम पहले चलते हैं वेक्टर मॉडल ऑफ एटम के साथ. जब तक हमें वेक्टर मॉडल ऑफ एटम क्लियर नहीं होगा तब तक हम स्पेक्ट्रा को नहीं समझ पाएंगे. And girls, are you aware with the quantum numbers? Yes, ma'am. तो इस पे वेक्टर मॉडल ऑफ एटम को समझने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की नॉलेज होनी जरूरी है. कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं? Ma'am, principal quantum number. राइट. और Azimuthal quantum number. एजीमुथल क्वांटम नंबर. और Magnetic quantum number. एजीमुथल, then magnetic quantum number and last one is a spin quantum number. तो ये क्वांटम नंबर्स हैं हमारे पास, 4 क्वांटम नंबर्स. तो वेक्टर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है कि अगर मैं बोहर मॉडल ऑफ एटम की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि एक मेरे पास न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर. तो ऐसा बात करती हूँ मेरे पास n का आंसर क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है या सेकंड में है या थर्ड में है, किस ऑर्बिट में है. तो हम सिर्फ इस चीज की बात करते हैं फॉर बोहर मॉडल ऑफ एटम. लेकिन अगर मैं वेक्टर मॉडल ऑफ एटम लेती हूँ तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो वेक्टर मॉडल ऑफ एटम है, अगर मैं कहती हूँ ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो सिर्फ रेवोल्यूशन ही दे रहा है, इस तरह रिवॉल्व नहीं कर रहा है. तो मैं कहती हूँ ये मेरे पास न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. तो ये सिर्फ ऐसे रिवॉल्व नहीं कर रहा है, इट इज हैविंग अ स्पिन. इसकी स्पिन भी है, ये साथ साथ में स्पिन भी कर रहा है. ऐसे फिर ऐसे स्पिन किया, फिर ऐसे स्पिन किया. जैसे हम कहते हैं कि हमारी अर्थ के अराउंड, हमारे सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ सिर्फ इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट नहीं कर रही. कैसे चल रही है अर्थ? अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड चलती है, पहले अपनी एक्सिस के अराउंड, फिर आगे, फिर अपनी एक्सिस के अराउंड, फिर आगे, फिर अपनी एक्सिस के अराउंड, फिर आगे. तो अर्थ ऐसे मूव करती है. जैसे ही अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड एक सर्कल कंप्लीट करती है, उसे हम कहते हैं डे नाइट फॉर्मेशन. और जब ये सन के अराउंड अपना पूरा एक सर्कल लगाती है, इसे हम कहते हैं 1 ईयर कंप्लीट हो गया. तो सेम इज अ केस जो बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो स्पिन के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है. इस स्पिन की डायरेक्शंस भी हैं कि यहाँ तो ये स्पिन होगी क्लॉकवाइज, यहाँ ये होगी एंटी क्लॉकवाइज. तो स्पिन की डायरेक्शन के कारण, और जो ऑर्बिटल मोशन है उसका भी अपना एक क्वांटम नंबर है, उसका एक एंगुलर मोमेंटम है, जिसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. हमने बोहर मॉडल में पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. इट मींस mvr इट इज इक्वल्स टू, यस सर रमन, mvr इट इज इक्वल्स टू प्राची, Nandita, what is the answer of mvr? H upon 2 pi. And h by 2 pi. Yes, Prachi and Haraman, why you are not giving a response?
mvr is equals to nh by 2 pi। तो ये जो आंसर है ये हमारे पास बहुत थियरी के अकॉर्डिंग, इसमें हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि अगर मुझे वेक्टर मॉडल ऑफ एटम लेके चलना है देन आई हैव टू से द एल वेक्टर। एल वेक्टर मींस जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो ये वाला है, और जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। इट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इट इज द प्लेन परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। मैग्नीट्यूड तो वो ने बता दिया कि ये मैग्नीट्यूड होगा एंगुलर मोमेंटम का, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम वेक्टर मॉडल ऑफ एटम में देखते हैं। सेम वेक्टर मॉडल ऑफ एटम हम कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ऐसे हम कहते हैं देयर इज अ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी और स्पिन का आंसर क्या होगा, हाफ। अगर इसके पास स्पिन होगी तो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, एस वेक्टर भी होगा। एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी, स्पिन की डायरेक्शन भी होगी। एक एंगुलर मोमेंटम एल वाला होगा, एक एंगुलर मोमेंटम एस वाला होगा, और दोनों की अपनी अपनी डायरेक्शंस होंगी। इनकी डायरेक्शन के बेसिस पर हम निकालते हैं रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। इट मींस देयर आर टू टाइप ऑफ एंगुलर मोमेंटम। As per the Bohr theory, there is also one type of there is just single type of angular momentum, that is the orbital angular momentum. But as per the vector model of atom, there are two angular momentum. One is the orbital angular momentum, whose magnitude is this, and direction is given by the vector model. As well as there is a spin angular momentum. Spin angular momentum is, whose value is always equal to square root of s into s plus 1 h such. ऐसे इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। और इसकी एक डायरेक्शन भी है। अगर मैं कहती हूँ कि एल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एस वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दीज टू आर, अगर ये एल वेक्टर है ये एस वेक्टर है, दोनों को ज्वाइन करने वाली क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज अ जे वेक्टर। दिस जे वेक्टर इज नोन एज अ टोटल एंगुलर मोमेंटम। हाँ जी गर्ल्स, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इसे हम कहते हैं वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू गो फॉर द क्वांटम नंबर्स। हमें क्वांटम नंबर्स को पढ़ना है। क्वांटम नंबर्स Qn। So there are four types of quantum numbers. Write it down. The first one is a principal quantum number. The principal quantum number is always denoted by n. N is a principal quantum number, and it means the number of the orbit. कि हम एटम के कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, क्या हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ये n इक्वल्स टू 1 है, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, थर्ड की कर रहे हैं, या फोर्थ की कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास तो n का आंसर स्टार्ट होता है 1 से, फिर 2, these are the values of the principal quantum numbers. And the importance of the principal quantum number is it gives us the value of the energy of the orbit, कि यहां से हम energy of the orbit निकाल सकते हैं अगर हमें n का आंसर पता है। Can anyone tell me what is the formula of the energy of the orbit in relation with the n? Yes sir. Minus 13 divided by n square. Minus 13.6 divided by n square. हाँ जी हरमीत ठीक है। एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट विल बी इक्वल्स टू माइनस 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का आंसर, En का आंसर। अगर ये En का आंसर है, ये दिस इज ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम, ये आंसर जो मैं लिख रही हूँ सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। तो अगर हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का आंसर n पर डिपेंड कर रहा है, ये फॉर्मूला है, तो आप हर लेवल की एनर्जी निकाल सकते हो। अदरवाइज द आंसर विल बी इक्वल्स टू me4 डिवाइडेड बाय 8 epsilon naught square h square n square, it is for the hydrogen atom। और अगर हाइड्रोजन नहीं है, कोई और एटम है, तो साथ में z square आ जाता है। z is the atomic number of that atom. For hydrogen atomic number is 1, तो यहाँ पर 1 रहेगा। लेकिन अगर कोई और एटम है मेरे पास जो हाइड्रोजन के अलावा है, जैसे लिथियम है जिसके लिए एटॉमिक नंबर 3 है, हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो उन एटम्स के लिए साथ में आता है z square। तो अगर मुझे किसी भी एटम की एनर्जी, किसी भी एटम में अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालनी, देन यू शुड नो द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वांटम नंबर। व्हाट इज इट? Azimuth.
Yes, very right. It is a azimuthal quantum number, or it is called the orbital quantum number. Azimuthal quantum number, or it is the orbital quantum number. That quantum number is given by L. L is the symbol of the orbital quantum number. For every orbit, there exists certain number of orbitals. Orbits का नंबर का मीनिंग क्या है कि n का आंसर या 1 होगा, या n का आंसर 2 होगा, या n का आंसर 3 होगा, या n का आंसर 4 होगा, so on. ये मेरे पास ऑर्बिट्स है. For every orbit there is a particular value of n. हर ऑर्बिट के लिए अलग-अलग वैल्यू होगी l की. और l की वैल्यू कहां से शुरू होती है? 0 से, and it goes up to n-1. l का आंसर हमेशा 0 से शुरू होगा और n-1 तक जाएगा. ये जो मैं चीजें बता रही हूँ, इट्स वेरी वेरी बेसिक थिंग्स. इन चीजों को ध्यान से समझना. हाँ जी, l का आंसर 0 से शुरू होगा, अगर n-1 तक जाएगा, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ l विल बी देयर? Yes, Prachi? Are you there in the class? Yes, ma'am. तो 0 से लेकर n-1 तक वैल्यूज है, तो बताओ कितनी वैल्यूज होंगी l? No idea? No, ma'am. किसी तो मैं यहाँ से आपको बताती हूँ. अगर n का आंसर 1 है तो l का आंसर क्या है? 0 से लेकर n-1. 0 से लेकर 0 तक, तो क्या आंसर बना इसका? 0. ओनली 1 आंसर. अगर n का आंसर 1 है तो l का सिर्फ एक ही आंसर आएगा, 0. अगर n का आंसर 2 है तो l के आंसर क्या होंगे? 0 से लेकर 1 तक. 1. इसके आंसर 2 बन जाएंगे, 0 और 1. सो देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ l. अगर n का आंसर 3 होगा तो l की वैल्यूज क्या होंगी? 0 से लेकर 2 तक. So 0, 1, 2. So there will be a 3 values of l. So 3 आंसर होंगे l. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर n का आंसर 4 होगा तो l की वैल्यूज क्या होंगी? 0 से लेकर n-1 means 3. So answer comes out to be 0, 1, 2, 3. So there will 4 values. It means l की कितनी वैल्यूज बन रही है? Same as that of principal quantum number. Yes, exactly right. Same as that of the principal quantum number. जो n का आंसर है उतनी वैल्यूज l की. जितना n का आंसर 0 to n-1. 0 से हम शुरू करेंगे और लास्ट नंबर क्या होगा? n-1. 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, अप टू n-1. 1 से लेकर n-1 कितनी वैल्यूज बन गई? n-1. और एक वैल्यू कौन सी है? 0. सो देयर विल बी टोटल n वैल्यूज. l की वैल्यूज कितनी होती है? जितनी वैल्यूज होती है n. जो नंबर n का है उतनी वैल्यूज बनेंगी l की. कितनी वैल्यूज होंगी? n वैल्यूज होंगी. और कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? वो आंसर होगा 0 से लेकर n-1. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, ma'am. Yes, ना समझ लग गया ये वाला? Yes, ma'am. Yes. हाँ जी, ये आंसर आ गया हमारे पास. अब आप देखो, जो l का आंसर अगर 0 हुआ तो हम उसको कहते हैं s ऑर्बिटल. अगर l का आंसर 0 भी है, 1 भी है, 0 मीन्स s ऑर्बिटल, 1 मीन्स p ऑर्बिटल. अगर l का आंसर 0, 1, 2, 0 मीन्स विच ऑर्बिटल? S. और 1 मीन्स p एंड 2 मीन्स d. 2 का मीनिंग है l का आंसर 2 मीन्स d ऑर्बिटल. ऐसे ही यहाँ पर for n equals to 4 there will be s, p, d and f orbitals. So these are the number of orbitals. Is it clear, girls? Yes, ma'am. Yes, n ma'am. का आंसर हमें बताता है कि कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं. l का आंसर हमें बताता है उस ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं. जैसे मैं कह दूं कि एक कॉलोनी है जो एक एटम है. उस कॉलोनी के अंदर बहुत सारे घर हैं. बहुत सारे घर का मीनिंग क्या है? उस कॉलोनी में एक घर का नाम है n equals to 1, दूसरे घर का नाम है n equals to 2, then n equals to 3. जैसे हाउस नंबर होते हैं हमारे कॉलोनी के, तो ये सारे हाउस नंबर्स हैं. उस हर हाउस के अंदर कितने रूम्स होंगे?
एक ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या है हमारे पास L की वैल्यूज। अगर n का आंसर 1 है तो सिर्फ मेरे पास यहाँ पर s ऑर्बिटल होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा, जिसके लिए L का आंसर 0 है। अगर n का आंसर 2 है then there will be 2 orbitals, one is a s, other is a p. अगर n का आंसर 3 है then there will be 3 orbitals, s, p and d. और अगर n का आंसर 4 है then there will be a 4 rooms. इस घर में 4 रूम्स हैं, हर रूम का नाम क्या है, एक रूम का नाम है S, दूसरे का P, तीसरे का D, नेक्स्ट का F. हाँ जी, इज इट क्लियर? L के बारे में समझ लग गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हर्बल, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. कल मैंने पूछना है आपसे ये चीजें। अब ये तो हो गया L के बारे में। N का काम तो बहुत सिंपल था, L के केस में हमने स्टडी कर लिया कि L की वैल्यूज कौन सी होंगी और कितनी वैल्यूज होंगी। लेकिन L की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे N की इंपॉर्टेंस हम कह रहे थे एनर्जी, तो L की इंपॉर्टेंस क्या होगी? द इंपॉर्टेंस ऑफ L इज द एंगुलर मोमेंटम. इफ यू नो द वैल्यू ऑफ L, यू कैन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम. अगर आपको L का आंसर पता है तो आप उस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, और उसकी वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ L into L plus 1 h cut. If L will be equals to 0, अगर L का आंसर 0 होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल L? 0 h cut. ठीक है। अगर L का आंसर 1 होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल L? 1 into 1 plus 1. It will be 2. Square root of 2 h cut. So answer it will be equals to square root of 2 h cut. Follow this one. And this, Anya, is it clear? Yes, ma'am. Yes. What is the value of capital L if small l is 2? Under 6. Under 6. Nana, next answer. If L it is equals to 3, what is the value of capital L? It's very simple. Nana, Yes, क्या बनेगी वैल्यू? अगर L का आंसर 3 होगा तो कैपिटल L का आंसर क्या बनेगा? 8. 3 into 4. What is 3 into 4? 12. Square root of 12 h. So it means this is the importance of the angle, importance of the orbital quantum number or azimuthal quantum number. ये importance है orbital quantum number की. Yes, ma'am. समझ लग गया यहाँ तक? Yes, ma'am. अब ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए. अब हम चलते हैं थर्ड क्वांटम नंबर पर. थर्ड क्वांटम नंबर का नाम क्या होता है? Magnetic quantum number. Magnetic quantum numbers. Magnetic quantum number is always rooted by ml. m इसके नीचे l. It is rooted by ml. And जैसे l की वैल्यूज डिपेंड करती है m के आंसर पर, तो ml का आंसर डिपेंड करता है l की वैल्यूज पर. कि ml का आंसर वेरी करता है माइनस l से लेकर प्लस l तक इंक्लूडिंग 0. माइनस l से प्लस l तक. अगर l का आंसर 0 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ml? माइनस 0 से प्लस 0 तक ओनली 1 वैल्यू, राइट? अगर l का आंसर 1 है तो ml का आंसर क्या होगा? यस, माइनस l टू -1 0 1. माइनस 1 से लेकर प्लस 1 तक. इसका आंसर बन जाएगा माइनस 1 0 एंड 1. हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 3. 3 वैल्यूज होंगी. और कौन कौन सी होंगी? माइनस 1 0 एंड 1. अगर l का आंसर 2 है तो ml का आंसर क्या बनेगा? माइनस 2 से लेकर प्लस 2 तक. सो आंसर विल बी अ माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2. हाउ मेनी वैल्यूज? 5. 5 वैल्यूज. और वो 5 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2. सेम, अगर l का आंसर 3 है तो ml की वैल्यूज बनेगी. हाउ मेनी वैल्यूज? माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3. हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर?
7 7 यहाँ पर कितनी बनी 5 वैल्यूज, यहाँ पर कितनी बनी 3 वैल्यूज, यहाँ पर कितनी बनी ओनली 1 वैल्यू। अगर L का आंसर 0 है तो सिर्फ एक ही आंसर बनेगा ML इक्वल्स टू 0। अगर L का आंसर 1 है तो ML के 3 आंसर बनेंगे -1, 0 एंड 1। L का आंसर 2 है तो ML के 5 आंसर्स बनेंगे और यहाँ पर इसके 7 आंसर बनेंगे। अगर मैं कहती हूँ कि ML का आंसर -L से लेकर +L तक जा रहा है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ML? ये 0 है, 0 के आगे कितनी वैल्यूज है L वैल्यूज, 0 के पीछे भी कितनी वैल्यूज है L वैल्यूज। हाउ मेनी वैल्यूज? यस 12 वैल्यूज। 12। यहाँ से 1 से स्टार्ट होकर L तक, इधर -1 से स्टार्ट होकर -L तक, तो ये भी L आंसर बन गए, ये भी L आंसर बन गए और एक आंसर क्या है मेरे पास 0 1। सो देयर आर 2L + 1 वैल्यूज। इतनी वैल्यूज होंगी ML। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। यहाँ तक सबको समझ लग गया? कुछ चीज रिपीट करने की जरूरत है? नो मैम। ML की वैल्यूज क्लियर होगी। अब आप देखो, जब अब हमने ML के आंसर निकाल लिए हैं, ये आंसर आ गया ML के हमारे पास। अब ML की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे N की इंपॉर्टेंस एनर्जी थी, स्मॉल l की इंपॉर्टेंस थी एंगुलर मोमेंटम, तो ML की इंपॉर्टेंस क्या है? ML हमें क्या बताता है कि ये जो भी हम एक ऑर्बिटल ले रहे हैं, उस ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशंस है उसके। जैसे मैंने बताया था कि हमारी पूरी कॉलोनी क्या है, एक एटम। उस कॉलोनी के अंदर अलग अलग रूम, अलग अलग हाउसेज है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, और हर हाउस के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रूम्स है। Here only 1 room, here 2 rooms, here 3 rooms, here 4 rooms। अब जो रूम के अंदर, अब हम जा रहे हैं रूम के अंदर, तो रूम के अंदर कितने अरेंजमेंट्स हैं, कह लो कि कितने बेड के अरेंजमेंट्स हैं, उस रूम की कितनी कैपेसिटी है, कितने बेड्स आ सकते हैं उस रूम के अंदर। अगर तो उस रूम का नाम S है, देयर इज ओनली 1 वैल्यू ऑफ M, तो एक ही बेड होगा उसके अंदर। इट मीन्स ओरिएंटेशंस, उसकी कितनी ओरिएंटेशंस हैं जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को बिठाना है, जिसमें हम हमारी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आ सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होगी, ओनली 1 ओरिएंटेशन। यहाँ पर हमारे पास 3 ओरिएंटेशंस होंगी फॉर केस ऑफ P एंड 1 ओरिएंटेशन फॉर केस ऑफ S। अगर S P D है, 1 फॉर S, P रूम में 3 ओरिएंटेशंस है और D रूम में 5 ओरिएंटेशंस। इज इट क्लियर गर्ल्स? हम रिपीट कर दो। रिपीट करती हूँ कि हमने देखा है कि अब पहले हमने देखा था मेन ऑर्बिट का नंबर, फिर मेन ऑर्बिट के अंदर हमने देखा कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो हमने देखा जब n का आंसर 1 है तो सिर्फ L का आंसर 0 आता है, सिर्फ S ऑर्बिटल आता है। और जब L का आंसर 0 आता है तो सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन, ओनली 1 ओरिएंटेशन, दैट इज ML इक्वल्स टू 0। S ऑर्बिटल में जब L का आंसर 0 है तो हम यहाँ पर कहते हैं ML का आंसर क्या आएगा, सिर्फ 0। इट इज ओनली, इट मींस इट हैज ओनली 1 ओरिएंटेशन, इसकी एक ही ओरिएंटेशन है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द S ऑर्बिटल इज अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल। लेकिन जब मैं P ऑर्बिटल की बात करती हूँ, जब n इक्वल्स टू 2 की बात करती हूँ, उसके अंदर S भी है, उसके अंदर P भी है। S ऑर्बिट, अगर मैं S की बात करूँ, L इक्वल्स टू 0 की बात करूँ, तो मुझे पता है ML का आंसर 0 आना है। लेकिन n इक्वल्स टू 2 के लिए जब मैं L इक्वल्स टू 1 की बात करती हूँ, तो ML का आंसर क्या आता है, -1, 0 एंड 1, 3 ओरिएंटेशंस। इट मींस जब मैं n इक्वल्स टू 2 की बात करूंगी तो S ऑर्बिटल की एक ओरिएंटेशन और P ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशंस। अभी समझ लगी चीज? यस मैम। जब मैं Yes, n इक्वल्स टू ma'am. 3 की बात करूंगी, n इक्वल्स टू 3 के लिए आई हैव S, P एज वेल एज D। मेरे पास S भी है, P भी है, D भी है। फॉर S ऑर्बिटल ML it will be equals to 0. For P orbital ML it will be equals to -1, 0 and 1. For D orbital ML का आंसर बनेगा -1, 0, -2, -1, 0, 1 and 2. So there will be 5 orientations.
for ml. तो यहाँ पर 5 ओरिएंटेशंस है, यहाँ पर 3 ओरिएंटेशंस है, यहाँ पर 1 ओरिएंटेशन। हमेशा जो s ऑर्बिटल होगा वहां की ओरिएंटेशन 1 होगी, हमेशा p ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन 3 होगी और d ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन 5 होगी, राइट? Yes, ma'am. अगर मैं n equals to 4 की बात करती हूँ, for n equals to 4 क्या होगा इस केस में? n equals to 4 के लिए क्या होगा? s ऑर्बिटल भी है, s के केस में 1 ओरिएंटेशन होगी, p के केस में 3 ओरिएंटेशन होंगी, d के केस में 5. What are the number of orientation in case of f? 7. कितनी ओरिएंटेशंस हैं? 7 ओरिएंटेशंस. इट मींस आप इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो, जो S वाला रूम है वहां पर 1 बेड है, P वाले रूम में 3 बेड्स है, D वाले रूम की कैपेसिटी और ज्यादा है, वहां 5 बेड्स लगा सकते हो आप, और F वाले रूम में आप 7 बेड्स लगा सकते हो. हाँ जी, क्लियर हो गया ओरिएंटेशन के बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें आता है कि हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. जैसे ये तो हमने निकाली कि ओरिएंटेशन हमारे पास ये बनेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या बनेगी? जैसे L इज अ वेक्टर, जो L का मैग्नीट्यूड है वो तो उसका आंसर कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ L into L plus 1 h कट. लेकिन जो चीज वेक्टर होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है. Am I right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर इसका मैग्नीट्यूड है तो उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? That is given by the ML. ML gives the z component of the angular momentum. It gives there are different components of the angular momentum. X direction may be, y may be, z may be. So this LZ will give the z component of the angular momentum. And the z component of angular momentum is always given by MLH cut. This is a formula of the LZ. LZ is MLH cut. लिख लिया सबने यहाँ तक? हाँ जी सिमरन, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब LZ का आंसर, अगर मुझे ओरिएंटेशन निकालनी है, then value of the cos theta it is always equals to LZ by L. अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास L वेक्टर इस फ्रैक्शन में है, LZ वेक्टर इस फ्रैक्शन में है, theta is the angle, can I say that the LZ it is equals to L cos theta? कह सकते हैं? Yes, ma'am. तो फिर cos theta Yes, का आंसर क्या बनेगा? LZ by L. Substitute the value of LZ and L. दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. What is the value of LZ? MLH cut. So cos theta it will be equals to ML h cut. What is the value of L? Square root of L into L plus 1 h cut. So h cut will be cancelled out. The value of cos theta can be found out. We can find the value of cos theta. It is equals to ML divided by square root of L into L plus 1. This is a very important formula. ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, L का फॉर्मूला, LZ का फॉर्मूला, cos theta का फॉर्मूला, और cos theta is equals to ML by square root of L into L plus 1. हाँ जी गर्ल्स, समझ लग गया इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स? Yes, ma'am. यहाँ तक सबको समझ लग गया? आगे चले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let's come to the fourth quantum numbers. The fourth quantum number is named as the spin quantum number. Spin quantum number means there is a spin of the electron. Electron is not just revolving around the orbit, around the nucleus only. It is spinning around its own axis. इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन कर रहा है, और अगर वो स्पिन कर रहा है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा, दैट स्पिन क्वांटम नंबर इज हाफ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ फर्मियन. अगर इलेक्ट्रॉन एक फर्मियन है उसकी हमेशा होती है हाफ इंटेग्रल स्पिन. दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, वन इज अ फर्मियन, अदर इज अ बोसॉन्स. जो पार्टिकल्स बोसॉन्स है दे हैव ऑलवेज द इंटेग्रल स्पिन, but the particles, the fermions have always a half integral spin. So electron, proton, neutron, all these are the fermions. Boson is like a photons.
अगर फोटॉन्स की स्पिन की बात करूं देन एस इट इज इक्वल टू 1, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात करूं एस इट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ. दिस इज नोन एज अ स्पिन क्वांटम नंबर. जैसे L की वैल्यू के साथ Ml होता है, ऐसे ही S की वैल्यू के साथ Ms होता है. Ms is always varying from S to plus S. इसके दो आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा -12 और एक आंसर आएगा हाफ. देयर विल 2 आंसर्स, -12 एंड हाफ. क्या आंसर 0 भी आएगा इसके बीच में? नो आना मैम. अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, और अगर नहीं आना है तो क्यों नहीं आना है? Can anyone in the class give the clue? हाँ जी, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि ml की वैल्यूज बनती है -1 0 1 से -1 2 प्लस 1 थी वैल्यूज, उसके आंसर ये आए. अब अगर -12 2 प्लस हाफ है, मैं कह रही हूँ कि आंसर बनेगा -12, एक आंसर बनेगा हाफ. तो मैंने 0 क्यों नहीं लिया यहाँ पर? मैम क्योंकि स्पिन जो होगी वो हमेशा या तो पॉजिटिव में होगी, या मतलब या तो अपर हाफ होगी या लोअर हाफ होगी, इसलिए. ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात. यहाँ स्पिन होगी क्लॉकवाइज, यहाँ स्पिन होगी एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज द रीजन किसके बीच में 0 नहीं आएगा. बिकॉज अगर मैं कहती हूँ, जब मैंने कहा फर्मियॉन्स है, फर्मियॉन्स में कभी भी 0 स्पिन नहीं आ सकती, बिकॉज फर्मियॉन्स आर ऑलवेज अ हाफ इंटेग्रल स्पिन. अगर 0 1 2 आंसर आता है तो वो फर्मियॉन्स नहीं है. सेकेंड चीज, जब हम यहाँ पे कहते हैं -1 + 1, तो -1 से +1 जाते हुए बीच में 0 लेकर आते हैं, बिकॉज डिफरेंस ऑफ दीज शुड बी इक्वल टू 1. उनका डिफरेंस 1 के इक्वल होना चाहिए. -2 to +2 लेते हैं, -2 -1 डिफरेंस इज 1, -1 0 डिफरेंस इज 1, 0 1 अगेन डिफरेंस इज 1. अगर मैं -12 और हाफ के बीच में जाती हूँ तो -12 से हाफ जाते हुए कितना डिफरेंस आएगा? 1. 1. 1. और अगर मैं इसके बीच में 0 ले लूं, डिफरेंस कितना हो जाएगा इसके बीच में? हाफ. यस मैम. फिर नेक्स्ट में कितना आ Yes, जाएगा? ma'am. हाफ. सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड. तो अब एक आंसर बनेगा -12, नेक्स्ट आंसर बनेगा +12. वन स्पिन इज अ क्लॉकवाइज, अदर स्पिन इज अ एंटी क्लॉकवाइज. S is the value of the quantum number, MS is the orientation of the quantum number. कि उसके डायरेक्शंस क्या हैं, और उसके डायरेक्शंस कौन सी होंगी? एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज. हाँ जी गर्ल्स, यहाँ तक सबको समझ लग गया? यस मैम. This is very very important. I am just summarizing it. Should I erase each and everything? यस मैम. Yes, ma'am. मैं एक बार समराइज कर रही हूँ और कल मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी इसके बीच में से. इसके नोट्स कौन बनाएगा? नैना आप बनाओगे इसके नोट्स क्वांटम नंबर्स के. नैना आर यू देयर? और लीव कर दिया आप? नैना इज नॉट देयर. अनामिका आप बनाओगे नोट्स इसके? Yes, ma'am. ओके. मैं समराइज कर रही हूँ. सबसे पहला क्वांटम नंबर n जिसका आंसर 1 2 3 4. फिर आंसर l जिसकी वैल्यूज 0 1 2 3 4 लाइक s p d f. फिर उसके बाद क्वांटम नंबर ml, उसके आंसर 0 होगा आंसर. अगर l का आंसर 0 तो इसका आंसर 0. l का आंसर 1 है तो इसकी वैल्यूज बनेगी -1 0 1. l का आंसर 2 है तो इसके आंसर बनेंगे -2 0 -2 -1 0 1 2. और अगर 3 होगी तो इसकी वैल्यूज बनेगी -3 -2 -1 0 1 2 3. तो ये ml का आंसर है. और ऐसे ही s की वैल्यूज हमेशा होगी हाफ. तो ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं. इन 4 क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ l into l + 1 h.
यहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम का आंसर निकालते हैं और ml से हम आंसर निकालते हैं cos थीटा का, that is ml divided by square root of l into l plus 1. cos थीटा का आंसर हम इसके आंसर से निकालते हैं और यहाँ से हम आंसर निकालते हैं ms का. ms is -12 and +12. हाँ जी क्लियर. S के आंसर से हम कैपिटल S का आंसर भी निकाल सकते हैं. जैसे L के आंसर से हम कैपिटल L का आंसर निकालते हैं तो S के आंसर से हम कैपिटल S का भी आंसर निकाल सकते हैं. और कैपिटल S इज अ स्पिन एंगुलर मोमेंटम and its value is S into S plus 1 h hat. S into S plus 1 h hat. This is the value of capital S. Is it clear, girls? यस मैम. तो ये हमारे पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम है, एक L और एक S. दो तरह के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है, एक ML और एक MS. तो कल हम करेंगे कि हमारे पास दो तरह के क्वांटम नंबर्स है, एक L और एक S. ये दो क्वांटम नंबर्स हैं. इन दो क्वांटम नंबर के बेस पर हमारे पास दो आंसर आते, दो बनते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. वन इज ML, अदर इज MS. इनके बेस पर हमारे पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम बनते हैं, वन इज L, अदर इज S. तो कल हम करेंगे टोटल क्वांटम नंबर्स. अगर मुझे क्वांटम नंबर टोटल करना है, दैट इज J. J it is always equals to L plus S to L minus S. That is our total quantum numbers. Small L is a quantum number, small S is a quantum number. This is the orbital, this is a spin. Small J is known as the total quantum numbers. कि मेरे पास एक क्वांटम नंबर L के फॉर्म में, ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, एक स्पिन के अकॉर्डिंग. टोटल आंसर इज G.